हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, गिब्स एनर्जी क्या होती है, और अगर आपको नस्ट इक्वेशन पता है तो आप ई नॉट सेल से ई सेल कैसे निकाल सकते हो। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन हमने देख चुके हैं फर्स्ट वाले वीडियो में कि अगर आप क्या कर रहे हो, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करते हो तो वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है। लेकिन अगर आप क्या कराते हो, इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल रिएक्शन करवाते हो तो वो कौन सा सेल होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। डिवाइस वेयर केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस by passing इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट। जहां पे आप क्या करते हो, जहां पे अगर आप करंट पास कराते हो तो केमिकल रिएक्शन होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब इसमें क्या होगा कि आपके पास सॉल्यूशन होगा। ठीक है, इस सॉल्यूशन में आयंस है, इसलिए अगर आप इसमें क्या कराते हो, करंट पास कराते हो तो वो आयंस क्या होंगे, किसी का ऑक्सीडेशन होगा, किसी का क्या होगा, रिडक्शन होगा। अलग अलग इलेक्ट्रोड पे आपको अलग अलग सब्सटेंस ऑब्टेन होंगे। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि कंडक्टिविटी सेल क्या होता है और क्या होता है अगर आप सॉल्यूशन में करंट पास कराते हो तो। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस क्या होता है और मेटालिक कंडक्टेंस क्या होता है। इसमें से मेटालिक कंडक्टेंस मतलब मेटालिक कंडक्टर से आप फेमिलियर हो, जो वायर है आपके वो सब क्या है, मेटालिक कंडक्टर है। ठीक है, अब मेटालिक कंडक्टर कब बोलेंगे हम लोग, व्हेन देयर इज नो इफेक्ट ऑन सब्सटेंस ऑन पासिंग करंट। मेटालिक कंडक्टर्स में क्या होता है कि अगर आप उसमें से करंट पास कराते हो तो उस सब्सटेंस के केमिकल बिहेवियर पे, मतलब उसके केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे आपके घर पे कॉपर का वायर होगा, है ना, उसमें से अगर इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो वह अब भी कॉपर का ही वायर है। ठीक है, अगर आप उसमें से करंट पास कराते हो, कोई सा भी वायर हो, मेटालिक वायर हो, अगर आप उसमें से करंट पास कराते हो तो करंट पास कराने के बाद भी वो जो सब्सटेंस है वो वैसा ही रहेगा। अगर कॉपर का वायर था तो वो कॉपर का ही वायर रहेगा करंट पास कराने के बाद भी। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में ऐसा नहीं होता। ठीक है, यहां पे अगर आप क्या करते हो, किसी सॉल्यूशन से, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस क्या है, ये ऐसे कंडक्टर है जिसको आप सॉल्यूशन बोल सकते हो या फिर आप बोल सकते हो इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, इसको आप क्या बोल सकते हो, इलेक्ट्रोलाइट्स का जो कंडक्टेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। ठीक है, इसमें अगर आप करंट पास कराते हैं तो वहां पे उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाएगा। जैसे अगर मैं क्या करूं, अगर मैं वो सॉल्यूशन ले लूं, जैसे सिंपली वाटर ही ले लूं, इसमें थोड़ा सा H+ डालना पड़ेगा क्योंकि अगर आप ये H+ ऐड नहीं करते हो तो प्योर वाटर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन नहीं होता है। तो अगर मैं वाटर में क्या कर दूं, इसमें मैं करंट पास करवा दूं तो क्या होगा, इसका ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो दोनों क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, मतलब वाटर का डिकम्पोजिशन हो जाएगा। तो जब भी आप इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर लेते हो उसमें से अगर हम लोग करंट पास कराते हैं तो हमेशा वहां पे कोई केमिकल रिएक्शन होता है, और पहले जैसे ये वाटर था अब ये क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, मतलब उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाएगा। सब्सटेंस decomposes on passing इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो होता क्या है कि अगर आप लेते हो मेटालिक कंडक्टर, है ना, आप मेटालिक कंडक्टेंस मेजर कर रहे हो तो वहां पे करंट पास कराने के बाद सब्सटेंस में कोई चेंज नहीं आता। अगर वो कॉपर का वायर था तो वो कॉपर का ही वायर रहेगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे अगर आप किसी सॉल्यूशन का कंडक्टेंस मेजर कर रहे हो और उसमें से आपने करंट पास कराया तो उस सॉल्यूशन का क्या होगा, डिकम्पोजिशन हो जाएगा। जैसे अगर आप सोडियम क्लोराइड लो तो वो सोडियम अलग और क्लोरीन अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे हमेशा केमिकल रिएक्शंस होते हैं, यहाँ पे कभी भी केमिकल रिएक्शंस नहीं होते हैं। ठीक है, अच्छा मैं ये सब इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी तक आप मेटालिक कंडक्टेंस पढ़ते थे, उसका रेजिस्टेंस, उसका कंडक्टेंस पढ़ते थे,
लेकिन अब हमको यहाँ पर क्या पढ़ना है, हमको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रोलाइट्स का कंडक्टेंस पढ़ना है। इसलिए पहले इन दोनों का डिफरेंस देख लो, ठीक है। मेटालिक कंडक्टर्स, यहाँ पे कंडक्टेंस डिपेंड करता है एक तो नेचर ऑफ मेटल पे। आपको पता है अलग अलग मेटल की कंडक्टिविटी अलग अलग होती है, ठीक है। जैसे अगर आप कॉपर और आयरन में कंपेयर करोगे तो कॉपर की कंडक्टिविटी ज्यादा होती है। तो इसीलिए यहाँ पर आपको क्या देखना है कि जो कंडक्टेंस है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, नेचर ऑफ मेटल पे। सेकेंड, स्ट्रक्चर ऑफ मेटल, जो आपने मेटल सेलेक्ट किया उसका स्ट्रक्चर कैसा है। जैसे हम लोग वायर ही क्यों लिए, उसको हम लोग क्या कर सकते थे और उसको वाइड और थिक ले सकते थे, लेकिन आपको पता होगा कि वो जितना थिन और जितना लॉन्गर होता है उसमें कंडक्टेंस उतना ज्यादा होता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये किस पे डिपेंड कर रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ मेटल। जो मेटालिक कंडक्टर आप चूज कर रहे हो उसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि कंडक्टेंस वहां पे मैक्सिमम हो। थर्ड, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, ठीक है। टेम्परेचर अगर इंक्रीज करते हो तो उसका कंडक्टेंस डिक्रीज होता है, ठीक है। मेटालिक वायर में अगर आप क्या करते हो, टेम्परेचर बढ़ाते हो तो उसका कंडक्टेंस डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। अब देखते हैं, ये तो आपको पहले से पता था। अब देखते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में क्या होता है। यहां पे कंडक्टेंस डिपेंड करता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे, ठीक है। ये दो टाइप का हो सकता है, स्ट्रॉन्ग, वीक, ठीक है। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या हो रहा है, जो आयंस हैं उसकी वजह से कंडक्शन हो रहा है। अगर मैं ग्लूकोज ले लूं, अगर मैं कुछ ऐसा ले लूं, जैसे मैं ले लूं एल्कोहल ले लूं, मैं ले लूं आपका कुछ भी नॉन पोलर सॉल्वेंट ले लूं, ठीक है, जैसे मैं पेट्रोल ले लूं, डीजल ले लूं, तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं होगा। तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन तभी हो सकता है जब वहां पर क्या हो, आयंस हो, क्योंकि करंट पास कराने के लिए या तो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए या फिर आयंस होने चाहिए। तो देखो इलेक्ट्रोलाइट जो आप ले रहे हो वो दो टाइप का हो सकता है, स्ट्रॉन्ग और वीक। स्ट्रॉन्ग वाले में डिसोसिएशन ज्यादा होता है, मतलब आयंस ज्यादा फॉर्म होते हैं, ठीक है। वीक इलेक्ट्रोलाइट में डिसोसिएशन कम होता है तो आयंस कम फॉर्म होते हैं। तो ये नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड कर रहा है। सेकेंड, ये डिपेंड कर रहा है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। आपने सॉल्वेंट कौन सा चूज किया है। अगर सॉल्वेंट क्या है, इजीली सब्सटेंस को डिसोसिएट कर सकता है, ठीक है, तो उसमें यहाँ पर कंडक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ पर सबसे आइडियल सॉल्वेंट आपका क्या है, वाटर है। थर्ड, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, और यहाँ पे इससे ये पूरा अपोजिट है। टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो यहाँ पे कंडक्टेंस इंक्रीज होता है। ये याद रखना कि यहाँ पे अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो सॉल्यूशन का कंडक्टेंस इंक्रीज होता है, ठीक है। इंक्रीज क्यों होता है कि अगर आप किसी सॉल्यूशन में टेम्परेचर बढ़ाते हो तो आयंस की मोबिलिटी इंक्रीज होती है, वो इजिली क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए उनका कंडक्टेंस क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट, ये डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे, ठीक है। अगर आप 1 MnACl सॉल्यूशन ले रहे हो और 2 MnACl सॉल्यूशन ले रहे हो तो 2 M की कंडक्टिविटी ज्यादा होगी क्योंकि वहां पे आयंस ज्यादा है, ठीक है। तो ये हो गया डिफरेंस किसमें, मेटालिक कंडक्टेंस और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में। इससे अब हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये आपका फिजिक्स में यूज होगा, ठीक है। अभी के लिए इसको भूल जाते हैं। अब आ जाओ आप इसमें, कहाँ हो गया आप, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। तो अगर मैं ऐसा कोई सर्किट ले रही हूं, ऐसा, अब मेरे को यहाँ पर क्या करना है, कोई यहाँ पर मटेरियल ऐड करना है। तो जब आप मेटालिक कंडक्टर लेते हो तो वो तो इजीली वायर के थ्रू इसमें ऐड हो जाएगा। आप यहाँ पे बीच में मेटल भी रख दोगे तो भी सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स है, हमारे पास सॉल्यूशन है, अगर मैं उसको ऐसा रख देती हूँ तो उसमें करंट फ्लो नहीं होगा। और अगर आप एक बीकर लेके
इन दोनों को, इसमें दोनों वायर को ऐसा क्या कर देते हो, डीप कर देते हो, तो वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक है, तो हमको ये नहीं करना है। तो अब हम करें क्या, अगर हमको कोई सॉल्यूशन को वायर से कनेक्ट करना है तो हम वहां पर एक डिवाइस लेंगे, डिवाइस नहीं बोलना चाहिए, हम एक कंटेनर ले रहे हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं कंडक्टिविटी सेल। कंडक्टिविटी सेल क्या है, एक कंटेनर है ऐसा, जैसे क्यूब ले लो, ठीक है, यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है ये आप इसको मेटालिक कर लो, ये वाला पोर्शन को भी आप क्या कर लो, मेटालिक कर लो, यहां से एक वायर कनेक्ट कर लो, यहां से एक वायर कनेक्ट कर लो, ठीक है। और इसके अंदर अब हम लोग क्या फील कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग आपका इलेक्ट्रोलाइट इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पर क्या है, एक कंटेनर है, ऐसा कोई भी एक बॉक्स हो सकता है, उसके अंदर आप सॉल्यूशन डाल दो और वहां पे उस सॉल्यूशन, आपके जो सॉल्यूशन होगा इसके यहाँ पे बॉक्स में आप क्या कर लो, दो टुक क्या कर लो, मेटल लगा लो। अब ये मेटल कंडक्टर है, इसका मतलब इसको आप यहाँ सर्किट पे कनेक्ट कर सकते हो, ऐसा कुछ ऐसा दिखेगा, यहाँ पर आपका क्या है, सॉल्यूशन है। तो इस डिवाइस को अपन बोलते हैं कंडक्टिविटी सेल। और ये जो लास्ट में आपने मेटल लगाया है दोनों, इन दोनों को बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स। ये भी क्या है, इलेक्ट्रोड है, ऐसा है। अब बाकी जो फॉर्मूला था रेजिस्टेंस का, है ना, कंडक्टेंस का, कंडक्टिविटी का, रेजिस्टिविटी का, ओम्स लॉ, ये सब कुछ यहाँ भी एप्लीकेबल है, ठीक है। यहाँ पर भी फॉर्मूला क्या है, V इजिकल टू आर आई, है ना। रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, यहाँ पे करंट का फ्लो क्या होगा, उतना कम होगा, ठीक है। बस यहाँ पे डिफरेंस ये है, देखो वहां पे हम लोग क्या लिखते थे, कंडक्टेंस इजिकल टू 1/r ये लिखते थे, और 1/r मतलब रेजिस्टेंस को आप क्या लिख सकते हो, रो L/A ये कर सकते हो। कंडक्टेंस क्या बताता है, ईज ऑफ फ्लो ऑफ करंट, कि वो जो करंट है वो उस मटेरियल से कितनी इजीली फ्लो कर सकता है ना। और ये रेजिस्टेंस का पूरा अपोजिट है। रेजिस्टेंस क्या है, अपोजिशन ऑफ करंट, तो ये जितना कम होगा कंडक्टेंस उतना ज्यादा होगा। वैसे ये तुम लोग को याद होना चाहिए, ये कंडक्टेंस है, ये क्या है, रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस को हम लोग मेजर करते हैं किसमें, ओम में। कंडक्टेंस को हम लोग मेजर करते हैं किसमें, साइमन से, ठीक है। अब रेजिस्टेंस इजिकल टू क्या होता है, रो L/A, या फिर आप रो की जगह लिख सकते हो 1/kappa L/A, के कापा। अब ये क्या चीज है, ये है कंडक्टिविटी, इजिकल टू होता है 1/2, रो यहाँ पर क्या है, रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी दोनों एक दूसरे के क्या है, बिल्कुल अपोजिट है। तो यहाँ पे आप कर दिए रेजिस्टेंस इजिकल टू 1/K L/A। अब यहाँ पे L का मतलब, मेटालिक कंडक्टर में क्या होता था, L का मतलब होता था लेंथ ऑफ वायर, और A का मतलब होता था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, ठीक है। L और A का मतलब क्या था वहां पे, लेंथ ऑफ वायर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। अब यहाँ पे L/A वो चीज नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वायर तो है नहीं। ये L इज डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको आप लोग L। A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब ये जो एरिया है, इसका ये जो एरिया है, इसको हम लोग क्या ले रहे हैं, A ले रहे हैं। तो यहाँ पर L और A का मतलब क्या है, यहाँ पर L और A दोनों इलेक्ट्रोड से रिलेटेड है, ठीक है। अब वापस आते हैं फॉर्मूला पे। आपके पास फॉर्मूला क्या है, G इजिकल टू 1/R N, यहाँ पर और क्या लिख सकते हो आप, R की जगह क्या पुट कर सकते हैं, ये पुट कर सकते हैं, ठीक है। 1/ρ इंटू A/L, या फिर क्या कर सकते हो, K A/L, ऐसा कर सकते हैं। अच्छा, इसको ये तो ऐसे ही रहेगा, ये रहेगा, हाँ, K
KA/L, ये हो गया, ठीक है। या फिर इन सबको अगर आप K के टर्म में लिख रहे हो तो आप इसको लिख सकते हो 1/R इंटू L/A, या फिर G इंटू L/A। हाँ, एक ही फॉर्मूला है जिसको आप क्या कर रहे हो, घुमा फिरा के कभी K के टर्म में लिख रहे हो, कभी G के टर्म में लिख रहे हो, कभी R के टर्म में लिख रहे हो, फॉर्मूला वही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज देख लो, इसको हम लोग डिफाइन कर लेते हैं K को, ठीक है। कंडक्टिविटी को डिफाइन करने के लिए क्या कर लो, सपोज ये जो लेंथ है अगर ये 1 सेंटीमीटर का है, आप इसको एक क्यूब एज्यूम कर लो, ये लेंथ भी 1 सेंटीमीटर का है, ये हाइट 1 सेंटीमीटर का है, और यहाँ से यहाँ इसका विड्थ भी क्या है 1 सेंटीमीटर का है। तो L तो 1 हो गया, एरिया कितना होगा 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, ये जगह 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ओके। तो यहां से आप क्या कर सकते हो, कंडक्टिविटी को डिफाइन कर सकते हो कि अगर लेंथ 1 सेंटीमीटर है और एरिया भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो यहाँ पर जो कंडक्टिविटी होगा वो किसके इक्वल होगा, कंडक्टेंस के इक्वल होगा। तो आप इसको बोल क्या सकते हो, इट इज द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट kept between two electrodes at unit distance and area of cross section of electrodes is unity, ठीक है। कि अगर वहां पे डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड्स L की वैल्यू 1 है और एरिया भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उस केस में जो भी कंडक्टेंस होगा वही उस सॉल्यूशन की क्या है, कंडक्टिविटी है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसा डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज देख लो कि अगर मैं ये सेम कंडक्टिविटी सेल मैं KCl सॉल्यूशन के लिए लूं या फिर NaCl सॉल्यूशन के लिए लूं, L और A की वैल्यू चेंज नहीं होगी, क्योंकि ये क्या है, ये इस कंटेनर का मेजरमेंट है, ठीक है। ये L इसका जो डिस्टेंस है, जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, वो सॉल्यूशन चेंज करने से चेंज नहीं होगा। या फिर अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर दूं, 1m NaCl सॉल्यूशन लूं या 2m NaCl सॉल्यूशन लूं, तो यहाँ पर L और A की वैल्यू चेंज नहीं होगी, लेकिन फिर भी उनका रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस चेंज होगा, क्योंकि उनका नेचर अलग अलग है। मतलब L और A ये जो है, ये दोनों किसी भी कंडक्टिविटी सेल का हमेशा कांस्टेंट रहता है, चाहे आप उसमें कुछ भी सॉल्यूशन डाल दो। तो सिंपल सी बात है भाई, कंटेनर तो वही है, बस कंडक्टेंस चेंज हो रहा है क्योंकि उसके अंदर का सॉल्यूशन चेंज हो रहा है। तो L और A ये दोनों कांस्टेंट है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेल कांस्टेंट, क्योंकि ये सेल की प्रॉपर्टी है, इसका उस इलेक्ट्रोलाइट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो सेल कांस्टेंट है, इसको डिनोट करते हैं G स्टार से, और ये है क्या, L/A। तो सारे कंडक्टिविटी सेल के लिए, सारे कंटेनर्स के लिए L/A की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है, चाहे आप उसमें कोई सा भी सॉल्यूशन ले लो। तो अब ये सारी चीजें, एक काम कर लो, जो यूजफुल फॉर्मूला है वो लिख लेते हैं अपन सीधे। तो आपके पास दो फॉर्मूला है, एक K = G*/R, G* मतलब L/A, और एक फॉर्मूला है G* इंटू G, मतलब जब वहां पे 1/R की जगह G पुट करोगे तो जाएगा G* इंटू G। यूनिट्स देख लेते हैं इनका, ठीक है। यहां से यूनिट निकाल लो या यहां से निकाल लो, कहीं से भी निकाल सकते हो आप। G का यूनिट हमको पता है साइमन है ना। R का यूनिट हमको पता है क्या है, ओम है, ठीक है। L का यूनिट सेंटीमीटर है, A का यूनिट क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो ये सारी चीजें अगर आप यहाँ पे पुट करोगे तो इसका यूनिट आ जाएगा साइमन पर सेंटीमीटर और साइमन पर मीटर, ठीक है। K का यूनिट आ जाएगा साइमन पर सेंटीमीटर और साइमन पर मीटर, डिपेंड करता है आप L और A का कौन सा यूनिट ले रहे हैं, ठीक है। तो यहां तक क्लियर है कि अगर आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ठीक है, या फिर आप क्या बोल रहे हो, कोई कंडक्टिविटी सेल है जिसमें से आप करंट पास करवा रहे हो, तो वहां पे उसका रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, ये दोनों डिपेंड करता है इलेक्ट्रोलाइट पे। लेकिन उस कंडक्टिविटी सेल का जो स्ट्रक्चर है
जो लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड्स है, मतलब डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोड है, और जो एरिया है वो क्या है, कांस्टेंट है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सेल कांस्टेंट बोल रहे हैं। ठीक है, अब यहां पे हमने एक चीज देखा कि कंडक्टिविटी सेल का मेजरमेंट तो चेंज नहीं हो रहा, लेकिन अगर मैं सॉल्यूशन चेंज कर दूं, मैं NaCl की जगह KCl डाल दूं, या फिर मैं कैल्शियम क्लोराइड डाल दूं, मैं मैग्नीशियम सल्फेट डाल दूं, तो सबका रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस अलग अलग है। सेकेंड चीज, अगर NaCl का भी मैं 1m कॉन्सेंट्रेशन लूं, 2m कॉन्सेंट्रेशन लूं, या 3m कॉन्सेंट्रेशन लूं, तो तीनों सॉल्यूशन का कंडक्टेंस अलग आएगा, क्योंकि यहाँ पे कंडक्टेंस आयंस पे डिपेंड कर रहा है। तो जितने ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा, जितनी ज्यादा आयंस होंगे, वहां पे करंट उतनी इजीली फ्लो करेगा। तो अब इन सब के लिए मैं कंडक्टिविटी कैसे कंपेयर करूंगी, तो इसलिए हम लोग एक और यहाँ पर लेके आ रहे हैं टर्म, मोलर कंडक्टेंस। अब ये मोल हर जगह इसको आना ही होता है ना, जैसे आप मास लिए थे तो उसका मोलर मास मतलब 1 मोल का मास हो जाता है ना। मोलर वॉल्यूम मीन्स 1 मोल का वॉल्यूम हो जाता है। वैसे ही मोलर कंडक्टेंस का क्या मतलब है, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का जो भी कंडक्टेंस होगा वो उसका क्या है, मोलर कंडक्टेंस है। बहुत सिंपल सा डेफिनेशन, जो इसको देख के आप बता सकते हो, मोलर कंडक्टेंस इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इट इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, ये हो गया। अब यहां पर देख लो, इसको भी हम लोग क्या करते हैं, मैथमेटिकली इसको रिप्रेजेंट करते हैं। कैसा करेंगे, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग से लैम्डा एम से। अच्छा, ये भी लैम्डा है और ये भी लैम्डा है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये क्या है, लैम्डा एम क्या है, मोलर कंडक्टेंस है, और ये इक्वल होता है कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय आपका हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, मोलर कंडक्टेंस के लिए आप क्या लोगे, मोलर कंडक्टिविटी लोगे। यहाँ पे लैम्डा एम क्या है, मोलर लैम्डा एम यहाँ पे क्या है, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर है इन टर्म्स ऑफ मोल पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, जैसे कॉन्सेंट्रेशन आप क्या मोलैरिटी अगर लेते हो तो आप क्या लेते हो, मोल पर लीटर लेते हो, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम को लीटर में नहीं लिया है, यहाँ पे वॉल्यूम को लिया है पर क्यूबिक सेंटीमीटर, क्योंकि हम जो कंटेनर ले रहे हैं हमको उसके हिसाब से वॉल्यूम लेना है ना। तो कंटेनर का वॉल्यूम जब आप निकाल रहे हो तो आप उसका लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट देख के निकाल रहे हो, इसीलिए यहाँ पर जो वॉल्यूम का यूनिट है वो आइदर क्यूबिक सेंटीमीटर होगा और क्यूबिक मीटर होगा। तो ऐसा कुछ हो गया, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, ये जगह के सी की जगह लिख सकते हो नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ये जगह के वी इंटू के वी डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, तो अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, हर चीज डिफाइन करने के लिए आप क्या कर सकते हो, सब कुछ को 1 एज्यूम कर लेते हो। तो इफ नंबर ऑफ मोल्स इज 1 एंड वॉल्यूम को अगर आप क्या ले लो, 1 ले लो, तो उस केस में लैम्डा एम क्या आ जाएगा, इक्वल टू ये हो जाएगा। अगर वॉल्यूम भी 1 है और उसका नंबर ऑफ मोल्स भी क्या है, 1 है, तो जो कंडक्टिविटी आएगी वो क्या है, उसका मोलर कंडक्टिविटी है। ठीक है, कर सकते हैं ऐसा। इसका फॉर्मूला देख लो, एक तो आप ऐसे ही फॉर्मूला लिख सकते हो, लेकिन जनरली आपको कॉन्सेंट्रेशन क्यूबिक सेंटीमीटर में नहीं देता, कॉन्सेंट्रेशन आपको क्वेश्चन में हमेशा मोलैरिटी के टर्म में ही देगा। ठीक है, तो मोलैरिटी के टर्म में अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं तो जाता है K/m इंटू 1000, क्योंकि आप क्यूबिक सेंटीमीटर को लीटर में कन्वर्ट कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे इसका यूनिट होगा साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल। और अगर मेरे को यहाँ पर क्या करना होता, ये सेंटीमीटर में लिखना होता, तो इसको मैं लिखती K इंटू 1000 बाई m, ये जाएगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो ये दोनों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी के लिए अगर K की वैल्यू मीटर में है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, अगर सेंटीमीटर में है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। ये फॉर्मूला
किसी भी न्यूमेरिकल में यूज नहीं होता है। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूला याद रखना कि अगर मीटर में है तो 1000 नीचे होगा, डिनोमिनेटर में होगा, और अगर सेंटीमीटर पे है तो 1000 ऊपर होगा। तो आपको ये पता चल गया कि अगर एक सॉल्यूशन है तो आप उसकी कंडक्टिविटी और उसकी मोलर कंडक्टिविटी बता सकते हो। कंडक्टिविटी का मतलब क्या है कि अगर आप वहां पर यूनिट वॉल्यूम ले रहे हो, यूनिट वॉल्यूम सॉल्यूशन का जो कंडक्टेंस होगा वो उसकी कंडक्टिविटी है। ठीक है, और अगर 1 मोल का अगर आप कंडक्टेंस ले रहे हो तो वो उसकी क्या है, मोलर कंडक्टिविटी है। तो हम लोग को ये देखना है कि अगर आप सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हो तो कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी में क्या चेंज आएगा। ठीक है, फर्स्ट देखते हैं कंडक्टिविटी में क्या चेंज आता है। ठीक है, उसके लिए आप ये ध्यान करो कि कंडक्टिविटी होती क्या है। ठीक है, ये कंडक्टिविटी क्या है। अगर सॉल्यूशन में आयंस है तो करंट फ्लो होगा, और अगर सॉल्यूशन में आयंस नहीं है तो करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, और आप क्या कर रहे हो, आप कर रहे हो डाइल्यूशन, मतलब आप आयंस को कम कर रहे हो। उसमें वाटर ज्यादा है और आयन कम है, तो क्या होगा, आयंस कम है मतलब ऑब्वियसली उसका कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, और कंडक्टिविटी क्या है, कंडक्टेंस ऑफ, इट इज द कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। यूनिट वॉल्यूम क्यों बोली मैं, क्योंकि L1 था, एरिया ऑफ ये क्या है 1 मीटर स्क्वायर है, सब कुछ 1 है, मतलब वॉल्यूम तो 1 हो जाएगा, है ना। आप जो क्यूब लिए हो उसमें आप सब कुछ जितने भी उसका जिसका लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों 1 कर दियो तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये क्या है, कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब वॉल्यूम क्या आप क्या कर लिए, यूनिट कर लिए। अगर मैं डाइल्यूशन करूं तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। डाइल्यूशन का मतलब ये है कि आप उसमें कॉन्सेंट्रेशन क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो। आयंस कम हो रहे इसलिए कंडक्टिविटी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो कंडक्टिविटी डिक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन ड्यू टू डिक्रीज इन नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो क्या हो रहा है, जब आप डाइल्यूशन करते हो तो यूनिट वॉल्यूम में मतलब सेम वॉल्यूम में आयंस कम हो रहे हैं, इसलिए कंडक्टिविटी की वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं मोलर कंडक्टिविटी में क्या होता है। मोलर कंडक्टिविटी क्या है, कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इसका फॉर्मूला याद करो क्या था, लैम्डा एम इज इक्वल टू K/C और KV/N। ठीक है, तो लैम्डा एम इज द कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ यूनिट मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पे मोल फिक्स है, मतलब आयंस को आप क्या कर रहे हो, कम नहीं कर रहे हो। वॉल्यूम चेंज हो सकता है, मतलब आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हो। ठीक है, डाइल्यूट करना मतलब वाटर ऐड करना, वाटर ऐड करना मतलब आप वॉल्यूम क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स तो क्या है 1 लेना है। ठीक है, तो अगर आप वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हो, वाटर ऐड कर रहे हो, तो ये लैम्डा एम वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, ये सोचने में थोड़ा उटपुटांग है कि कंडक्टिविटी तो डिक्रीज होता है, लेकिन मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है अगर आप क्या कर रहे हो, डाइल्यूशन कर रहे हो, क्योंकि आपके पास वॉल्यूम चेंज हो रहा है लेकिन नंबर ऑफ मोल्स क्या है, सेम है। तो जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा, है ना, मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, लैम्डा एम इंक्रीजेस ऑन डिक्रीजिंग concentration because of increase in volume। तो वॉल्यूम बढ़ रहा है इसलिए मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। दोनों पूरा अपोजिट है। ठीक है, तो मोलर कंडक्टिविटी और कॉन्सेंट्रेशन को रिलेट करने के लिए हमारे पास एक इक्वेशन है, Debye-Huckel-Onsager इक्वेशन, वेयर लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा नॉट एम माइनस A√C। अब ये चीज क्या है, देखो यहाँ पे हम लोग ये देखे पहले
कि अगर हम लोग एक साइड कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं और एक साइड क्या लेते हैं, लैम्डा एम, तो यहाँ पे हम लोग ये देखे थे कि अगर कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करते हो तो लैम्डा एम की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो अगर आप कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर रहे हो तो लैम्डा एम की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। अब जब कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट क्या होगा, जीरो, ऐसे कॉन्सेंट्रेशन आप इलेक्ट्रोलाइट का जीरो ले नहीं सकते, जब उसका कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट जीरो होगा तो लैम्डा एम की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो ये जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है इसको हम बोल रहे हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा नॉट एम। लिमिटिंग क्यों, क्योंकि वो लैम्डा एम की मोलर कंडक्टिविटी की मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, आप कॉन्सेंट्रेशन को और डिक्रीज नहीं कर सकते, है ना। तो जिस पॉइंट पे इसकी वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। और ये कैसे मिलेगा आपको, आप ये इस ग्राफ को क्या कर लो, ऊपर ले जाओ, जहां पे ये वाई एक्सिस को कट कर रहा है वो उसकी क्या है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है। आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, यहाँ लिख लो, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी व्हेन कॉन्सेंट्रेशन टेंड्स टू जीरो। जब इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट जीरो होता है तब लैम्डा एम की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और उस मैक्सिमम वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, अब यहाँ पर देख लो कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट जीरो है, मतलब आप डाइल्यूट करते करते इतना डाइल्यूट कर दिए हो कि और वहां पर और डाइल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन आप इलेक्ट्रोलाइट का पूरा जीरो ही कर दिए हो, मतलब और डाइल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो आप इस चीज की जगह लिख सकते थे इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, जब कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट जीरो होगा, है ना, उस केस में आप जो डाइल्यूशन है उसको आप बहुत ज्यादा कर चुके हो और डाइल्यूशन और हो ही नहीं सकता, तो आप उसको क्या बोल रहे हो, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो व्हेन कॉन्सेंट्रेशन अप्रोचेस जीरो, और या फिर आप बोल सकते हो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कंडक्टिव मोलर कंडक्टिविटी बिकम्स इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या है, मोलर कंडक्टिविटी की मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, तो अब हमारे पास ये ग्राफ है, और ग्राफ कौन सी इक्वेशन पे बना है, ये बना है लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा नॉट एम माइनस ए रूट सी। ये तो पता चल गया क्या है, मोलर कंडक्टिविटी, ये है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, सी यहाँ पर क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है, और ए जो है ये बताता है टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मतलब ये रिलेटेड है कि वहां पर कितने आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, जैसे NaCl और KCl दोनों एक जैसे हैं। ठीक है, ये 1-1 टाइप के इलेक्ट्रोलाइट है। 1-1 क्यों, क्योंकि आपको 1 पॉजिटिव आयन मिल रहा है, 1 नेगेटिव आयन मिल रहा है। CaCl2 +2 -1, ये 1-2 टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि एक पॉजिटिव और 2 नेगेटिव आयन मिल रहे हैं। तो ए जो है वो किस पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे। अच्छा, ये इक्वेशन हमको न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व करना है। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। अभी तो आपको ये पता चल गया कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, आप मोलर कंडक्टिविटी क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, मतलब कॉन्सेंट्रेशन कम करते जा रहे हो तो ग्राफ ऊपर जा रहा है, ये पता है आपको। लेकिन स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए इसका वेरिएशन थोड़ा सा अलग होता है। स्ट्रॉन्ग के लिए इसका वेरिएशन बिल्कुल नॉर्मल है, ये ऐसा ही बनेगा, सिंपल सी बात है, ऐसा बनेगा। जहां पे ये कट कर रहा है ये उसका क्या है, लैम्डा नॉट एम है। लेकिन वीक के लिए ये ऐसा नहीं होता। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जब आप ग्राफ बनाते हो तो आपको पता है वीक इलेक्ट्रोलाइट में बहुत कम आयंस होते हैं। अच्छा, वीक इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट ऐसे इलेक्ट्रोलाइट हैं जहां पे आयंस इजीली फॉर्म नहीं होते। ठीक है, जैसे आप एसिटिक एसिड ले लो, उसका आयोनाइजेशन बहुत कम होता है। ठीक है, तो ऐसे सॉल्यूशन जिनका आयोनाइजेशन बहुत कम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब इसमें क्या होगा, इसमें मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू बहुत कम है, और जब आप कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर रहे हो तो ये धीरे 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 इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, लेकिन जब आप ऑलमोस्ट जीरो पे पहुंचते हो, जब कहाँ पहुंचते हो आप, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, जब आप वाटर का अमाउंट बहुत ज्यादा ले लेते हो तब क्या होता है, जो अनडिसोसिएटेड वहां पर जो इलेक्ट्रोलाइट बचा था, ठीक है, जो आयंस में कन्वर्ट नहीं हुए थे, वो अचानक से वो सब के सब क्या हो जाता है, डिसोसिएट हो जाते हैं।
मतलब आपके पास आयंस बहुत ज्यादा हो गए, ठीक है। जैसे अगर आप एसिटिक एसिड लिए हो 10 मोल, ठीक है, तो स्टार्टिंग में इसका सिर्फ 2 मोल डिसोसिएट हुआ था, तो आपके पास कितने आयंस होंगे, 4 आयंस होंगे, है ना। इसके 2 आयन और इसके 2 आयन, बस 4 आयन है आपके पास। ये जो बाकी के 8 जो है, सिर्फ 2 डिसोसिएट हुआ था, तो बाकी के जो 8 वहां पे मॉलिक्यूल है वो एज इट इज थे, ठीक है, उसमें आयंस नहीं था, तो उनका कंडक्शन में कोई रोल नहीं था। लेकिन जैसे ही आप इनफाइनाइट डायल्यूशन पे पहुंचते हो, अचानक से ये जो इसके 8 मॉलिक्यूल्स हैं वो भी क्या हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं। मतलब सडनली नंबर ऑफ आयंस वहां पर क्या हो गया, इंक्रीज हुआ है। आयंस इंक्रीज हुआ, इसलिए मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये ग्राफ ऐसा चले जाएगा, वाई एक्सिस के पैरेलल चले जाएगा। क्लियर है, ये क्लियर है कि पहले नंबर ऑफ आयंस लेस थे क्योंकि वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, बट जैसे ही आप इनफाइनाइट डायल्यूशन पे पहुंचते हो, यहाँ पर जो पहले से मॉलिक्यूल जो डिसोसिएट नहीं हुए थे वो भी सडनली डिसोसिएट हो जाते हैं, आयंस का नंबर बहुत बढ़ जाता है, इसलिए ये ग्राफ सीधे चला जाएगा वाई एक्सिस के पैरेलल। अब इस ग्राफ पे दिक्कत ये है कि अब ये आप इसको कितना भी बढ़ाओ, ये वाई एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा। मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए आप लैम्डा नॉट एम की वैल्यू इससे फाइंड आउट नहीं कर सकते ग्राफ से, क्योंकि वो लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल चली गई, वो वाई एक्सिस पे कट नहीं कर रही है, तो आप लैम्डा नॉट एम की वैल्यू नहीं बता सकते हो। क्लियर है इतना। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो ग्राफ है वो कैसा होता है, ग्रेजुअली राइज होता है, सिंपल सा ऐसा जाता है। लेकिन इस केस में क्या होता है, पहले धीरे 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 सडनली इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो इन दोनों का वेरिएशन क्या है, अलग अलग है। तो आप वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या कर सकते हो, लैम्डा नॉट एम जब फाइंड करते हो तो ग्राफ से स्ट्रॉन्ग के लिए तो फाइंड आउट कर लेते हैं, लेकिन वीक के लिए फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं। अब जब भी हम कुछ अटकते हैं तो कुछ नया थ्योरम आ जाता है, कोई नया लॉ आ जाता है ना। तो यहाँ पे एक लॉ आता है कॉलरॉस लॉ, ठीक है। इसका एप्लीकेशन वही है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम लोग लैम्डा नॉट एम की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। इस लॉ को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन। कुछ खास नहीं है लॉ, बस सिंपल सी बात है जो आपको पहले भी पता है, बस इसको थोड़ा सा ये क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया है। ये क्या बोल रहा है कि अगर मैं NaCl को वाटर में डालूं, ठीक है, तो यहाँ पे NaCl की जो हम लोग बात करते हैं कि इसकी मोलर कंडक्टिविटी इतनी है, इसकी कंडक्टिविटी इतनी है, एक्चुअल में आयंस में जाने के बाद ये दोनों इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं, ठीक है। वाटर में डालने के बाद अब ये NaCl नहीं रह गया है, अब ये बन गया Na+ आयन और Cl- आयन। मतलब इसकी मोलर कंडक्टिविटी अलग होगी, इसकी मोलर कंडक्टिविटी अलग होगी, ठीक है। इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी अलग है, इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी अलग है। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन या कॉलरॉस लॉ क्या बोलता है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज द सम ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इट्स आयंस। कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होता है वो उसके आयंस की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का सम है, क्योंकि वाटर में जाने के बाद वो दोनों सेपरेट हो जाते हैं। मतलब अगर मेरे को बताना है कि NaCl की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इतनी है, तो आप कैसे बताओगे, Na+ की इतनी है, Cl- की इतनी है, तो दोनों को ऐड करके NaCl की इतनी हो गई। तो इसको आप लिखोगे कैसे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl इज इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl- आयन। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका कॉलरॉस लॉ, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन, जहां पे आयंस इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं। आयंस की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का अगर सम निकालोगे तो पूरे इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग के लिए तो आप वैसे ही निकाल ले रहे थे ग्राफ से, हमको दिक्कत हो रही थी वीक की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करने के लिए।
तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो सपोज आपको पता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl, HCl एंड CH3COONA, सोडियम एसिडेट, ये तीनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और आपको इन तीनों की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पता है। तो आप इन तीनों से आप निकाल सकते हो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COOH। आपको सिर्फ क्या करना है, इसमें से देखो जो जो कॉमन आयन है उसको ऐड करना है और जो कॉमन नहीं है उसको सेपरेट करना है। जैसे ये CH3COO इसके साथ कॉमन है, ये H+ इसके साथ कॉमन है, तो इन दोनों को ऐड कर लो। इसके साथ कुछ भी कॉमन नहीं है तो इसको क्या कर लो, सब्सट्रैक्ट कर लो, एक्सपेंड करो इसको थोड़ा जगह, एक्सपेंड करने के बाद H+, Cl-, Na+, Cl-, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा CH3CO- और H+ है। इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा। तो देख लो यहाँ पे आप इन तीनों की हेल्प से इसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट कर सकते हो। मतलब अगर आपको वीक इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करना है तो आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का यूज कर सकते हो। ठीक है, कॉलरॉस लॉ के अकॉर्डिंग। इसका एक और यूज है कि आप यहाँ से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हो, अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हो। ये होता है λm डिवाइडेड बाय λ0 है। मतलब अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट को आपका ये पता है, ये पता है, ये दोनों पता है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, तो आप उसके लिए क्या निकाल सकते हो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पूरा थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो गया है किसका, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। थैंक यू।